जय हिंद। क्लास 11th का चौथा चैप्टर है। आज हम ये समझेंगे सदिश यानी वेक्टर के बारे में। तो हम आपको पहले ये बता देते हैं कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज यानी इसको हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। शायद एक बार आपको बता चुके हैं भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, कि जिन शब्दों की सहायता से हम क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं और जिनको किसी माप यंत्र द्वारा मापा जा सकता है तथा जिनको किसी आंकिक संख्या द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वह आपका n इंटू यू के रूप में होता है। इसे हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। और इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इसको हम आंकिक मान कहते हैं। ये होता है आंकिक मान। और यूनिट का मतलब क्या होता है? मात्रक। अगर एक भौतिक राशि यानी कंप्लीट भौतिक राशि की बात करें तो उसमें उसका क्या मात्रक भी होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए? आंकिक मान होना चाहिए। जैसे हम आपसे ये कह दें कि दो, तो क्या यह दो अपने आप में एक कंप्लीट भौतिक राशि है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्या है? आंकिक मान बस है। अगर हम इसमें मीटर लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक मात्रक दिखा रहा है किसका? दूरी का। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा, यानी कंप्लीट भौतिक राशि बन जाएगा। तो भौतिक राशि को दर्शाने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या? दो तरीका होता है। भौतिक राशि को दर्शाने के लिए उसमें दो चीज़ें आनी चाहिए। एक तो होता है आंकिक मान, दूसरा क्या होना चाहिए? उसका मात्रक। अगर इसमें से कोई एक भी गायब है तो वह पूर्ण रूप से भौतिक राशि नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं कि मीटर। मीटर का मतलब क्या है यार? कितना मीटर? कुछ दिया ही नहीं है। मान लेते हैं केजी, कितना केजी। तो उसको दर्शाने के लिए, पूर्ण रूप से दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें आंकिक मान और उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा? उचित प्रकार से मात्रक दिखाना पड़ेगा। उचित प्रकार से मतलब क्या है कि जैसा जरूरत पड़ेगा। द्रव्यमान मापना है तो उसका मात्रक, अब दूरी मापना है तो उसका मात्रक, वेग मापना है तो उसका मात्रक। तो एक पूर्ण रूप से भौतिक राशि को दिखाने के लिए हमें एक आंकिक मान और क्या होना चाहिए? उसमें उसका मात्रक भी होना चाहिए। अच्छा, एक बात हम और आपसे कहें कि मान लेते हैं किसी लड़के से ये कहा गया कि जो स्टेशन है वह आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है। ये मान लेते हैं कि लड़के का घर है और कहा गया है कि जो रेलवे स्टेशन है वह 2 किलोमीटर दूर है। अब ये लड़का निकला 2 किलोमीटर, कभी यहाँ जा रहा है, 2 किलोमीटर कभी इधर जा रहा है, 2 किलोमीटर कभी इधर जा रहा है, 2 किलोमीटर इधर जा रहा है, 2 किलोमीटर इधर जा रहा है। इससे एक कंप्लीट जानकारी क्या पता चल पा रही है 2 किलोमीटर से? अगर हम ये बात करें कि क्या जो इसको जानकारी बताई गई है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट है, तो 2 किलोमीटर अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम दिशा बता दिए होते कि 2 किलोमीटर पूर्व साइड में जाना है या फिर 2 किलोमीटर दक्षिण साइड में जाना है, तो तुरंत क्या करता? उसको पता चल जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको उसमें क्या होना चाहिए? आंकिक मान होना चाहिए, उसका मात्रक भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ जाती है। जब डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। अब सोचो यार, अगर इसके पास मतलब इसको हम दिशा बताओगे न करे, क्या करेगा? ऐसे भ्रमण करते हुए एक ठो वृत्त पूरा बना देगा। 2 किलोमीटर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 का पता यहाँ है, लास्ट में यहाँ पहुँचे। तो सटीक जानकारी देने के लिए इसमें क्या करना पड़ रहा है? हमें 2 किलोमीटर यानी उसके आंकिक मान के साथ साथ उसके मात्रक के साथ साथ उसमें क्या देना पड़ रहा है? डायरेक्शन देना पड़ रहा है। डायरेक्शन। तो समझ में आ गया सदिश क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत यही है कि उसको कंप्लीट, पूर्ण रूप से कंप्लीट जानकारी देने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें डायरेक्शन यानी दिशा देते हैं। तो ये हमारा था क्या? सदिश। अब इसके बारे में अच्छे समझते हैं। ये थोड़ा समझ लेते हैं सदिश तथा अदिश में अंतर क्या होता है। डिफरेंट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, दोनों के बीच में क्या होता है? अंतर को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे है अदिश राशि, यहाँ पे है सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है यार? देखिए, अदिश राशि वह होती है जिसमें केवल आंकिक मान चाहिए और क्या उसमें मात्रा की जरूरत पड़ती है। देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है वह दो तरीके का होता है। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, अदिश भौतिक राशियाँ, और दूसरा होता है आपका क्या? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा आपका होता है क्या? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। इसको कहते हैं सदिश राशियाँ। अदिश वाले में पक्का दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है और सदिश वाले में दिशा की जरूरत पड़ेगी। अब देखना, यहाँ पे क्या चाहिए? केवल उसका आंकिक मान और मात्रा की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कहते हैं 2 किलोमीटर,
तो इसमें क्या चाहिए, दिशा उषा नहीं चाहिए, हमें 2 किलोमीटर जाना है, जरूरी थोड़ी है कि हम कि किस दिशा में जाएंगे। अगला क्या है कि मान लेते हैं 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो जो द्रव्यमान होता है उसको तौलने के लिए, फिर उसको मापने के लिए दिशा उषा की जरूरत थोड़ी पड़ती है। तो ये क्या है, ये दिखाता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये दिखाता है आपका क्या, फिजिकल यूनिट u। तो इसमें क्या होता है कि इसका आंकिक मान और इसकी मात्रा की जरूरत पड़ती है, जबकि जो सदिश होता है उसमें आंकिक मान तो रहेगा, साथ ही साथ मात्रक भी रहेगा, और उसमें क्या होना चाहिए, दिशा भी रहेगा। आंकिक मान रहेगा, मात्रक रहेगा, दिशा रहेगा, और इसके बाद भी एक ठो और कंडीशन होती है कि वह सदिश योग का नियम का क्या करे, पालन करे। यह सदिश योग के नियम का पालन क्या है, समझिए। मान लेते हैं एक लड़का है जो ए बिंदु से गया बी बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस है, मान लेते हैं 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। उसके बाद क्या किया, वह पुनः बी से वापस आया और सी पे पहुँच गया। पहले गया यहाँ तक, फिर पुनः आया कहाँ पे, सी तक, और जब सी तक दूरी तय किया बी से सी तक, तो वह 2 मीटर आया। कितना, 2 मीटर। तो कहेगा इसकी स्थिति कहाँ पे है, कहाँ पे पहुँचा है। तो ये ए से कितनी दूर पे अब है, 3 मीटर पे। तो ये क्या है, सदिश योग का नियम, सदिश योग का नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आगे क्या है कि देखो, जो आंकिक मान होता है इसको अगर हम जोड़ें तो साधारणतः जो बीजगणितीय नियम होता है उसके बीच से जोड़ सकते हैं। जैसे एक ठो आदमी है, समझिए, जैसे मान लेते हैं एक ठो आदमी है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ गया, यहाँ पे इसका दिमाग खराब हो गया, बैठ के खाना खाने लगा, 5 किलो खाना यहाँ पे खा लिया। फिर उसके बाद इधर से इधर गया, यहाँ भी दिमाग खराब हुआ, यहाँ पे 7 किलो खाना खा लिया। कितना, 7 किलो। अब बताओ, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हमें डायरेक्शन वगैरह कुछ जरूरत पड़ेगी, अरे जितना खाना खाया उसको सीधे सीधे जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह बीजगणितीय विधि से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। कहेंगे बताओ कुल खाना कितना खाया, तो 12 किलो खाया है। लेकिन अगर इसमें देखें तो ये क्या होना चाहिए, सदिश योग के नियम से इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अगर हम ये पूछें कि भैया ये पहुंचा कहाँ पे है, देखो खाना खाया तो 5 किलो उसको ऐसे ही नॉर्मल जोड़ देंगे। अरे कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे आया 2 केला खा लिया, यहाँ पे 3 केला खाया, तो इसको जोड़ने के लिए क्या दिमाग लगाएंगे, नहीं, सीधे सीधे जोड़ देंगे, 3 तो 5 केला खा लिया है। लेकिन अगर हम इसका स्थिति देखें कि ये पहुंचा कहाँ है, तो हम ये दिखाएंगे कि ये प्रारंभ, मान लेते हैं ए है, बी है, सी पे पहुंचा है, तो इसकी स्थिति इस प्रारंभ से दिखाई जाएगी और बताएंगे ये प्रारंभ से इधर साइड में इतना दूर पे है। कितना दूर पे, इतना, जितनी ये दूरी होगी वो दूरी दिखाएंगे, बताएंगे इस साइड में गया है, और जो भी उसका मात्रक होगा, मात्रक मीटर में, मान लेते हैं मीटर में है, सही है। मान लेते हैं कि 5 मीटर गया है, तो दिखाएंगे कि ये भैया कितना दूर पे है, 5 मीटर की दूरी पर है। आगे क्या है, जैसे इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है मास होता है, डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके अदिश राशि होती हैं, इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद क्या है, अगर हम सदिश राशि की बात करें तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ये सब क्या होते हैं, एक्सीलरेशन है, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपकी सदिश राशियाँ होती हैं, और इनको दिखाने के लिए दिशा भी चाहिए, और इनका योग करने के लिए यह सदिश योग का नियम क्या करना चाहिए, वो पालन करना चाहिए। फिलहाल अब इसके आगे हम चलते हैं। ये तो समझ में आ गया है ना, सदिश राशियाँ क्या होती हैं। देखिए सदिश राशि हम उसे कहेंगे जिसमें आंकिक मान, मात्रक, दिशा के साथ साथ योग के, सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा क्यों जानते हैं, जो आपकी धारा होती है, धारा बहती है, धारा मान लेते हैं ये है टर्मिनल पॉजिटिव, ये है निगेटिव, तो धारा पक्का इधर से इधर जाएगी। मान लेते हैं ए है, बी है, तो हम धारा की दिशा तो बता देंगे। धारा का मात्रक क्या होता है यार, मान लेते हैं 5, उसके बाद कहते हैं एम्पियर। कह रहे हैं कि इस तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। एक ठो और है, और ये मान लेते हैं जा रहा है इधर से सी से बी की साइड जा रहा है, इसमें मान लेते हैं 7 एम्पियर की धारा जा रही है। कितनी, 7 एम्पियर की धारा। देखिए जो धारा होती है उसमें दिशा तो है, क्या होना चाहिए, सदिश राशि के लिए दिशा होना चाहिए, दिशा भी है, ए से बी की ओर, इधर सी से बी की ओर। मात्रक होना चाहिए, मात्रक भी है, एम्पियर। आंकिक मान होना चाहिए, आंकिक मान भी है, 7, 5। लेकिन ये क्या करता है, यह अदिश योग का नियम क्या करता है, पालन कर भी नहीं करता। जब यहाँ पे ये दोनों मिलेगा ना, तो इसको सीधे सीधे बोलेंगे ये 12 एम्पियर हो गया। कितना, 12 एम्पियर। यानी इसको हम बीजगणितीय मेथड से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
तो बात समझ में आ गया ना कि जो धारा होती है क्या होती है, वह सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करती, इसलिए यह सदिश राशि नहीं होती। आपका विकृत हो गया, वह भी सदिश राशि नहीं होती। तो ये समझ में आ गया ना कि ये अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं। इसका एग्जाम्पल था, इसको समझाएं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। देखिए नोट में एक बात लिखे हैं कि सभी सदिश राशियों के पास दिशा होना अनिवार्य है। ये तो जाहिर सी बात है, जो सदिश राशि होगा उसमें दिशा होगा। लेकिन अगर कोई भौतिक राशि है जिसके पास दिशा है, हम उसको ये नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है, वह सदिश राशि होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आपको एग्जाम्पल से समझाए हैं। जो धारा होती है, क्या धारा जो होती है उसके पास क्या होती है, धारा एक भौतिक राशि है, और जो धारा होती है उसके पास दिशा भी होती है। ए से बी की साइड जा रहा है और इधर क्या जा रहा है, सी से बी की साइड जा रहा है। इसमें क्या होती है, दिशा भी होती है, लेकिन क्या होता है, यह सदिश राशि नहीं होता। इसका मतलब यही लिखा है कि सभी सदिश राशि के पास दिशा होगा, ये तो पक्का है, परंतु किसी भौतिक राशि के पास दिशा है वह सदिश हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल में इसको हम समझा दिए। यहाँ से ये निकलेगा तो मान लेते हैं 14 एम्पियर का धारा पूरा निकल के भाग जाएगा। अब देखिए आगे है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का निरूपण, हम वेक्टर को दिखाएंगे कैसे, वेक्टर को दिखाया कैसे जाता है इसको समझते हैं। तो देखिए पहली बात ये कि वेक्टर को एक तीर से दिखाते हैं। किससे, एक तीर से प्रदर्शित किया जाता है, तीर से दिखाते हैं। जैसे बल क्या है, बल सदिश राशि है ना, मान लेते हैं जो फोर्स है, फोर्स एक सदिश राशि है। अच्छा एक बात और जान लीजिए, हम यहाँ पे डायरेक्शन, चूंकि सदिश राशि है, सदिश राशि में क्या करेंगे, दिशा दिखाएंगे। तो दिशा दिखाने के लिए हम इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, पूर्व पश्चिम, इसको कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं पश्चिम, ये है आपका उत्तर, और इसको कहते हैं दक्षिण, इसका यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, दाहिने साइड में रहेगा पूर्व, बाएं साइड में क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा, ऊपर हमारा नॉर्थ रहेगा, नीचे दक्षिण यानी साउथ रहेगा। अब देखिए जो आपका वेक्टर होता है, क्या सदिश होता है, उसका निरूपण कैसे करते हैं। तो वेक्टर को हम एक तीर की सहायता से दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कि पूरब साइड में एक ठो क्या है, कोई ब्लॉक है या कोई गुटका है, और इस पे एक ठो आदमी क्या कर रहा है, इधर साइड में धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो बल इधर लग रहा है, मान लेते हैं बल इधर लग रहा है, और जो बल है 5 न्यूटन का लग रहा है। कितना, 5 न्यूटन का। 5 न्यूटन का बल किधर साइड में, ईस्ट साइड में लग रहा है, पूरब की दिशा में। तो इसको हम लिखेंगे क्या कि यह बराबर 5 न्यूटन का बल है किधर, ईस्ट साइड में। अब क्या करेंगे यार, इसको एक तीर से दिखाते हैं। जो तीर का हेड होता है वह डायरेक्शन को शो करता है, किसको, डायरेक्शन को। और जो तीर होता है, देखो ये है तीर हमारा, अगर तीर है, तीर में 2 चीज होगा, एक होगा टेल और ये होगा आपका हेड। क्या होगा, हेड। ये जो हेड होता है इस डायरेक्शन को दिखाता है कि किस दिशा में लग रहा है, और ये जो टेल होता है ना, ये प्रारंभिक स्थिति को दिखाता है कि कहां से हम इसको धक्का लगा रहे हैं। और ये जो पूरा लेंथ होता है, क्या, लेंथ, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, लंबाई। ये जो लंबाई होता है ये किसको शो करता है, यह शो करता है किसको, परिमाण को। परिमाण का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड को। तो बात समझ में आ गया है। जो वेक्टर होता है उसको एक तीर से दिखाते हैं, और क्या होता है, तीर से दिखाते हैं। तीर का जो हेड होता है वह उसके दिशा को, जो लेंथ होती है और उसके परिमाण को यानी मैग्नीट्यूड को। तो इसमें देखो जो परिमाण है क्या, 5, तो ये 5 को दिखाएगा। जो ईस्ट है ये हेड दिखाएगा, और ये टेल क्या है, प्रारंभिक स्थिति से जहां से हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स को लगा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 5 न्यूटन का बल है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी में अगर दिखाएंगे तो मानेंगे, माना 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, पैमाना खींचेंगे, स्केल लेंगे, 1 सेंटीमीटर को मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वह 1 न्यूटन के बराबर है। कितने न्यूटन के, 1 न्यूटन के बराबर है। इसको हम क्या दिखाएंगे, तो 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 5 सेंटी बराबर 5 न्यूटन का बल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी हम बताया ना डायरेक्शन, जो ईस्ट होता है पूरब दिशा हमेशा उधर दिखाते हैं, इधर साइड में। तो क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का लंबाई खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर का ये, और यहाँ पे लिखेंगे ईस्ट। क्या लिखेंगे, ईस्ट मतलब ईस्ट को दिखा रहा है। और ये रहा हमारा कितना, 5 न्यूटन का फोर्स। कितना, 5 न्यूटन का फोर्स। तो ये 5 न्यूटन का बल ईस्ट की साइड में लग रहा है। ये हो गया क्या, प्रदर्शित करने का तरीका।
इससे एक बेहतर तरीका मिलता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो बेहतर परिणाम के लिए क्या करते हैं, बेहतर रूप से दिखाने के लिए जो भौतिक राशि सदिश होती है ना, उसी को ऊपर आकर छोटा सा तीर लगा देंगे। जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सदिश राशि है, इसको ऊपर ऐसे लिखेंगे यह, और इसी को ऊपर एक लगा देंगे तीर। क्या लगाएंगे, तीर। उसके बाद लिखेंगे 5 न्यूटन ईस्ट। हो गया, कितना हो गया, 5 न्यूटन ईस्ट। तो ये दिखाने का तरीका है क्या, कि इसको हम बाण की सहायता से क्या करते हैं, दिखाते हैं, और ये ऐसे करके बताए हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो सदिश राशि हो उसके मुड़वा पे क्या करिए, छोटा सा तीर खींच दीजिए, वही सदिश का निरूपण हो जाएगा। तो वेक्टर को दिखाने का तरीका समझ में आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए ये क्या है, फोर्स है। जो फोर्स है मतलब एक सदिश है, वेक्टर क्या है, एफ है, और यह दिखा रहा है 5 न्यूटन ईस्ट, डायरेक्शन भी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर यानी किसी सदिश राशि का निरूपण कुछ इस तरीके से हुआ है, मान लेते हैं वेक्टर ए है, क्या, वेक्टर ए। तो ये जो वेक्टर है यह कितने चीज को शो कर रहा है, तो यह क्या क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसमें जानते हैं मैग्नीट्यूड होगा, यह मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, साथ ही साथ इसमें यूनिट होगी, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा। क्या होगा, डायरेक्शन होगा। लेकिन हमें ये चाहिए कि केवल उसका परिमाण कितना होगा, उसका मान कितना होगा। हम ये कहें कि अरे कितने न्यूटन का बल लग रहा है, तो आप कहेंगे 5। तो ये जो 5 होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और इसको कहते हैं ये मॉड। क्या कहते हैं, मॉड। मॉड मतलब क्या करेंगे, 2 ठो खड़ा डंडा और उसमें वेक्टर को उठा के पटक देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड निकल जाएगा। ये केवल क्या करता है, मैग्नीट्यूड को दिखाता है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को दिखाता है। किसको, परिमाण को दिखाता है। तो बात समझ में आ गया कि अगर वेक्टर है, अकेला वेक्टर है, तो उसमें मैग्नीट्यूड उसका यूनिट तो रहेगा, सब में कॉमन सी बात है। उसके बाद क्या करेगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और उसकी दिशा को दिखाएगा। अगर यही बात करें कि उसको अगर हम किसी डंडे में क्या करें, बंद कर दें, डंडे में रख दें, तो वह केवल किसको दिखाएगा, परिमाण को दिखाएगा। या इसी को जानते हो, इसी को किसी चीज में सीधे ऐसे लिखे रहता है, वेक्टर लगा रहेगा, डंडा लगा रहेगा तो परिमाण को, अब नहीं डंडा बंडा लगा है ना, तो ये सीधे सीधे क्या करेगा, ए को दिखाएगा। तो ए अगर कहीं पे लिखा है, कहीं पे मॉड वेक्टर ए लिखा है या कहीं पे सिर्फ ए लिखा है, तो वह क्या दिखा रहा है, केवल उसके परिमाण को बता रहा है। तो बताओ, अगर हम ऐसे लिख दें, यही जो फोर्स लिखे हैं अभी, इसको हम लिख दें ऐसे, वेक्टर एफ, समझते रहना, नीली ले लेते हैं, ये है क्या, वेक्टर एफ। अगर हम वेक्टर एफ से दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है यह दिखा रहा है कि कितने न्यूटन, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी है। अगर इसी को हम ऐसे कर दें, ऐसे क्या कर दें, ऐसे कर दें, तब बताओ क्या दिखा रहा है, यह अब केवल मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, यानी यह बता रहा है कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है। किस दिशा में, दिशा की बात नहीं कर रहा है। तो समझ पा रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मॉड होता है, वह केवल मैग्नीट्यूड को बताता है, ना कि डायरेक्शन को। इसी को हम लिख सकते हैं केवल एफ। क्या लिख सकते हैं, केवल एफ। चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बताया गया किसको, सिर्फ इसको, बराबर क्या है, 5 न्यूटन। अब इसमें हम डायरेक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 5 न्यूटन ईस्ट। बात समझ पा रहे हैं। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका, कि किसी भी वेक्टर का निरूपण कैसे करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। अच्छा एक बात और, ये जो मॉड होता है मैग्नीट्यूड, ये मॉड हमेशा पॉजिटिव मान देता है। पॉजिटिव मान का क्या मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लो। देखो एक चीज आप जानते हैं क्या, देखिए अगर हम 3 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और यही अगर हम कहें 2 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, -1 आएगा। लेकिन ये जो मॉड होता है ना, मॉड ये कहता है कि आप 3 में से 2 को घटाइए मॉड लगा के, तब भी 1 आएगा। और गलती से 2 - 3 कर दिए, अगर मैग्नीट्यूड मॉड लगा दिए हैं, तब भी 1 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है यह ऑलवेज पॉजिटिव मान देता है। क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव मान देगा। यह हमेशा पॉजिटिव होता है अगर उसमें मॉड लगाए तो। ये इसको जब भी हल करेंगे तो आता तो माइनस, लेकिन ये मॉड लगाए, मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए अगर हम इस वेक्टर ए की बात करें, वेक्टर ए को मतलब ए की डायरेक्शन की बात करें, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 20 डिग्री। किधर से किधर गया है, पूरब से
उत्तर की ओर गया है। किधर? पूरब से उत्तर। देखिए कोण इधर से बनाया ना, इधर से भागा है, इधर से वेक्टर भागा है इधर, कितने पे? 20 डिग्री पे। इसे कहेंगे 20 डिग्री पूर्व से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। ये समझ में आ गया। अगर ऐसे ही इसका बात करें तो ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी यानी जो सदिश बी है, कोई राशि है, इसकी अगर दिशा की स्थिति की बात करें या दिशा की बात करें तो क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 60 डिग्री। किधर से किधर गया है? 60 डिग्री। देखिए साउथ से, दक्षिण से पूर्व की ओर गया है, तो लिखेंगे दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व। 60 डिग्री के कोण पे दक्षिण से पूर्व की ओर भागा है। अब वैसे ही अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए ये जो वेक्टर सी है, इसकी स्थिति देखें, इसका अगर दिशा देखें तो ये देखिए 45 डिग्री पे, कितने पे? 45 डिग्री पे। उसके बाद ये वेस्ट, पश्चिम से उत्तर की ओर भागा है, इसे कहेंगे 45 डिग्री पश्चिम से उत्तर। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश में लिखेंगे 60 डिग्री। किधर गया है? ईस्ट। ईस्ट कहां से? आप साउथ। जिधर जाता है कहां से गया है? साउथ से। तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। वैसे अगर इसको हम बोले तो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ कहां से? वेस्ट। यानी पश्चिम से कितना गया है? उत्तर की ओर 45 डिग्री पे वेक्टर भागा है। अगर ऐसे ही इसकी बात करें तो ये इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा? 20 डिग्री 20 डिग्री ईस्ट, किधर? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ की ओर भागा है ना, जिधर भागा जाता है पहले उसका नाम रहता है नॉर्थ। इंग्लिश में नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी नॉर्थ की ओर गया है कहां से? ईस्ट से। कितने पे? 20 डिग्री पे। अब देखिए इसका अगर मैग्नीट्यूड बस लिखना हो तो आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? माड ए, या इसी को केवल ए लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? वेक्टर बी माड, या फिर इसको हम केवल बी लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? वेक्टर सी का माड, या फिर केवल इसको सी से लिख सकते हैं। देखिए ये क्यों बताए हैं। अच्छा एक बात और, अगर हम ऐसे ही यहाँ पे दे दें, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दे दिए है इधर से, और ये कोण है क्या? ये कोण मान लेते हैं कितना है? 30 डिग्री है। कितना? 30 डिग्री। तो इसकी अगर स्थिति की बात करें तो क्या कहेंगे आप? ये इधर से देखो, जिधर से कोण दिया जाता है बस उधर से पकड़ेंगे। इधर से इधर दिया है, यानी इसके बीच कोण दिया है, ये इधर से इधर की ओर भागा है। 30 डिग्री किधर भागा है? साउथ की ओर जा रहा है। 30 डिग्री साउथ हाफ कहां से? वेस्ट से। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 30 डिग्री साउथ हाफ वेस्ट, या इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री दक्षिण से, सॉरी पूर्व की ओर, हाँ इधर पश्चिम से दक्षिण की ओर। बात समझ में आ रही? इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट, और हिंदी में लिखेंगे पश्चिम से दक्षिण की ओर, जहां से जहां वो भागा गया है। तो ये समझ में आ गया। अब चलिए एक क्वेश्चन देते हैं और उस पर क्या करते हैं? क्वेश्चन देते हैं और उसको क्या करना है? इस डायरेक्शन पे निरूपण करना है। आइए देखिए 2 सवाल लिखे हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्न सदिश को क्या करिए? प्रदर्शित करिए, ड्रा करिए इसको किस पे? डायरेक्शन पे। तो कह रहा है कि 10 न्यूटन का कोई बल लग रहा है 45 डिग्री कोण पे पूर्व से पश्चिम, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हिंदी में लिखेंगे पूर्व से पश्चिम, और इंग्लिश में लिखना होगा नॉर्थ साइड लग रहा है कहाँ से? ऑफ ईस्ट, यानी पूर्व से। तो इसको अगर हम ड्रा करें तो ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके का। ये हो जाएगा क्या? ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। अब देखिए कितने का फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, और तो 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन का। तो क्या करेंगे? 45 डिग्री पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। तो यहाँ से 45 अंश का कोण लेंगे, और ये चले खींचेंगे कितना? 45 अंश का कोण लेके इसको, 1 मिनट, ये है 45 अंश, यानी 45 का कोण लेके, एंगल लेके इसको कितना? 10 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? खींच देंगे। ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि माने हैं, और उसके बाद दिखा देंगे। बन गया। ये कितना है? पूरी लंबाई कितना है? ये 10 न्यूटन को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें, किसकी? ऐसे ही अगर इसकी बात करें कि 20 मीटर पर सेकेंड से किधर? वेस्ट ऑफ साउथ, यानी दक्षिण से पश्चिम की ओर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम डायरेक्शन में खींचेंगे, तो डायरेक्शन में दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब क्या करें यार? 20, देखो अगर अब हम यहाँ पे पैमाना मापते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 मीटर प्रति सेकेंड के
तो हम यहाँ पे करेंगे 20 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा यार, 20 मीटर प्रति सेकेंड के। तो देखिए ये जो पैमाना है सेंटीमीटर थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको हम mm में मान लेते हैं। किसमें, mm में, कि 1 mm बराबर 1 सेंटीमीटर और 20 mm खींच देंगे, कितना, 20 mm बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड के। ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे यार, 30 डिग्री का कोण देंगे और दक्षिण से पश्चिम की ओर भागेंगे। दक्षिण कहाँ है, ये दक्षिण से पश्चिम को इधर। तो 30 डिग्री के कोण पे 30 डिग्री लेंगे यहाँ से, उसके बाद दक्षिण से पश्चिम की ओर भाग जाएंगे। ये है 30 डिग्री का कोण और भागे हैं कहाँ पे, दक्षिण से पश्चिम। इसकी लंबाई कितना लेंगे, 20 mm। देखो अगर सेंटीमीटर बड़ा हो जा रहा है तो mm में मान लेते हैं 20 mm। और ये दिखाएगा कितने फोर्स को, कितने को दिखाएगा, ये 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये दिखा रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये समझ में आ गया कि इसको हम ग्राफ में क्या करेंगे, कैसे निरूपण करेंगे। अच्छा अगर यही हम बात कर लेते हैं एक ठो और, मान लेते हैं क्या कि अब विस्थापन दे दिया है, जो डिस्प्लेसमेंट है वह मान लेते हैं कि दे दिया 10 मीटर। कहाँ से कहाँ दे रहा है कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ, हाँ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी एंगल भी देना होगा, मान लेते हैं 30 डिग्री, 60 मान लेते हैं, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से वेस्ट की साइड, पश्चिम की साइड, हिंदी में कहेंगे नॉर्थ से पश्चिम की साइड, इंग्लिश में पढ़ेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये नॉर्थ क्या है, हाँ नॉर्थ उत्तर से पश्चिम की ओर 60 डिग्री पे कोई 10 मीटर का क्या है विस्थापन है, जिसको प्रदर्शित करना होगा, प्रदर्शित कर देंगे। 60 अंश का कोण यहाँ से मान लेते हैं, अभी ये वही बराबर क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, तो 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर के। क्यों छोटा पैमाना मान रहे हैं, क्योंकि अब 10 मीटर हम कापी में थोड़ी खींच पाएंगे, 10 मीटर बहुत लंबा हो जाएगा, कपिया इतनी लंबी से हो भी करती है। अब क्या करेंगे, 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बना के यहाँ से क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का लेंथ लंबाई का माप लेंगे और इसको लिखेंगे क्या, ये हमारा क्या है 10 मीटर। बाकी एंगल क्या दिखा रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। तो समझ पा रहे हैं ना, नॉर्थ से भागा है, किधर से, नॉर्थ से भागा है तो नॉर्थ से ही खींचेंगे, अगर इधर से भागता तो इधर का कोण लेते हैं। बात समझ पाए हैं, ये इसका क्या है निरूपण है। ये समझ में आ गया। अब देखिए जो सदिश राशियाँ होती हैं उससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, कुछ ऐसे जानकारी हैं जिनको जान लेंगे तो आगे सहूलियत मिलेगी। चलिए उसको समझ लेते हैं कि क्या क्या ऐसे तथ्य हैं, सदिश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं। देखिए सदिशों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं। पहला क्या है कि किसी सदिश को 360 डिग्री घुमा देने से परिवर्तन नहीं होता। देखिए ये आपका क्या है, कोई वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है, अभी किधर है, इस डायरेक्शन में है। इसको पकड़ेंगे, इसे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे, घुमा के 360 डिग्री कर देंगे। कितना, 360 डिग्री, ऐसे घुमा के लेके ऐसे 360 डिग्री पे कर देंगे तो ये पुनः अपनी क्या प्रारंभिक स्थिति पे आ जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री घुमा देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अगर मान लेते हैं जितना मैग्नीट्यूड यानी 5 मैग्नीट्यूड का कोई लिए थे वेक्टर, इसको घुमा के फिर वहीं ला दिए तो वो उतना ही रहेगा। आगे क्या है कि सदिश को इसके समांतर विस्थापित करने पर मान में परिवर्तन नहीं होता, बशर्ते स्थिति क्या होती है, बदल जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये मान लेते हैं क्या है, आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन प्रदर्शित है या ग्राफ है, ईस्ट वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। एक ठो वेक्टर जो है ये वेक्टर यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये है वेक्टर ए प्रदर्शित कर रहा है। कह रहा है कि वेक्टर ईस्ट से कितना कोण बना रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे यार, इसको हम क्या करेंगे, इसके समांतर स्थापित कर देंगे। समांतर का मतलब क्या है कि ये ऐसे है, इसको ऐसे ही पकड़ के देखते रहना, ऐसे है ना, ऐसे ही पकड़ के ले आके यहाँ पे सटा देंगे, सेम मैग्नीट्यूड का ले आके यहाँ पे सटा देंगे। ऐसे ये आएगा, इस समांतर आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये समांतर होगा तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे। समझ पाए ना, ये समांतर है। अब इसके बीच का कोण हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यही है क्या कि समांतर विस्थापित कर देने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बशर्ते इसकी स्थिति बदल जाती है। स्थिति क्या है कि अभी ये यहाँ था और उसके बाद खिसक के कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। आगे क्या है, तीसरा पॉइंट है कि दो सदिशों के बीच का कोण हमेशा जो होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और 180 अंश से छोटा या फिर बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, अच्छा इसी में एक पॉइंट और है, इसी में एक पॉइंट ये है कि सदिशों का जो कोण लिया जाता है, जो दो वेक्टरों के बीच का एंगल लिया जाता है, वह पूंछ से जब जोड़ा जाता है तो उसमें से जो सबसे स्मॉलर होता है, सबसे जो छोटा कोण होता है, वही कोण क्या होता है, वेक्टर का कोण कहलाता है। देखो मान लेते हैं एक ठो वेक्टर ये है, एक ठो वेक्टर ये है, चल नहीं रहा ससुरा। देखो मान लेते हैं एक ठो वेक्टर ये है और एक ठो वेक्टर ये है।
ये। तो इन दोनों वेक्टरों का वेक्टर क्या है, देखो हेड ये है, हेड वाला ये है, हेड वाला ये है, इनका पूछ पहले से जुड़ा है, तो इसमें दो कोण बनेगा, एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला। तो कह रहा है कि हमेशा इनके बीच का ही कोण लेंगे, ये क्या होगा, वेक्टर का कोण। और ये जो वेक्टर का कोण होता है ना, ये जो वेक्टर का कोण होता है वह जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर और 180 अंश से छोटा या फिर 180 अंश के बराबर होता है। देखो कहने का मतलब क्या है कि दो वेक्टर हैं, एक ठो ये है, एक ठो और वेक्टर वह है, इसके बीच का कोण ये है, इसको घुमा के ले आए हैं यहाँ पे कर दे रहे हैं तो कोण ये बन जाएगा, पुनः घुमा के ले आएंगे यहाँ कर देंगे कोण ये बन जाएगा, पुनः घुमा के ले आएंगे कोण ये बन जाएगा। अब देखो इस समय 180 अंश का कोण बन गया है, वेक्टर ये बी, दोनों के बीच का कितना कोण बना है, 180 अंश का कोण बन गया है। ये भी वेक्टर ए था, ये भी बी था। अब अगर इसको हम और नीचे घुमा के लेके जाएं, इस वेक्टर बी को थोड़ा सा भी नीचे कर दें, यहाँ पे कर देते हैं, तब जानते हो ये वाला कोण नहीं लेंगे, इनके बीच का कोण ये वाला छोटा वाला कोण लिया जाता है। बस ये समझना है कि 180 अंश से छोटा होना चाहिए, 180 अंश के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, और जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए। आगे क्या है, अच्छा एक बात और समझिए, ये पैरेलल शिफ्टिंग वाला क्यों ऐसा क्या किए हैं, इसको पैरेलल शिफ्टिंग भी कहते हैं। कहाँ गया ये समांतर विस्थापन सदिश को क्या कहते हैं कि इसको पैरेलल शिफ्टिंग या फिर स्लाइडिंग वेक्टर कहते हैं। स्लाइडिंग का मतलब से मोबाइल में आप चलाते हैं ना, तो क्या करते हैं, फंक्शन को स्लाइड करते हैं, ऐसे ये भी होता है समांतर मतलब स्लाइड किया जाता है। जैसे समझो एक ठो वेक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए है, और एक ठो और वेक्टर है, वो अपना खा पी के पगला गया है, शराब वराब पी के पगला के ऐसे चढ़ा है ऐसे, और 36 से जानते हो, 36 से ये 30 अंश के कोण पे गया है, कितने पे, 30 अंश के कोण पे। अब कह रहा है कि क्या करिए, दोनों वेक्टरों के एक पास ले आना है और इनके बीच का कोण को करना है, एक पास जोड़ना है। तो उनके बीच का जो कोण नापा जाता है, मान लेते हैं ये अभी क्या है, थीटा फीटा है, थीटा फीटा 30 डिग्री या थीटा कुछ भी मान लेते हैं। तो इनके बीच का, इसके और इसके बीच का कोण मापने के लिए क्या करेंगे, इसके टेल से इसके टेल को जोड़ देंगे। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे। स्लाइड का मतलब क्या है, इसका विस्थापन करेंगे, इसको ले आएंगे इधर और फिर ले जाएंगे इधर, इसको ले आके क्या करेंगे, इसी पे गिरा देंगे, जितने अंश के कोण पे रहेगा, ये बन जाएगा क्या, वेक्टर बी। तो समांतर विस्थापन कर देने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता, बशर्ते उसकी स्थिति बदल जाती है। स्थिति का मतलब क्या है, था कहीं और पे, आ गया कहीं और पे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों को समझ लिए। इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा, ये एक तो है स्लाइडिंग वाला, या फिर इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग या फिर समांतर विस्थापन कहते हैं। अब एक तो ये वाला कि कोण जो होता है हमेशा इतने इतने के रेंज में होता है, और कोण जो नापा जाता है 2 वेक्टरों के टेल से टेल जोड़ देने पर उनके बीच का जो सबसे छोटा कोण होता है वही मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद चलते हैं कि टाइप ऑफ वेक्टर के प्रकार क्या होते हैं, उसको समझते हैं। सदिशों की प्रकार की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं, अभी इधर लिखे हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। देखिए पहला लिखा गया क्या है, समान सदिश। समान सदिश क्या होता है यार, कि ऐसे 2 सदिश जिनके क्या हो, परिमाण समान हो और उनका मात्रक भी क्या हो, समान मात्रक के हो, और वे उनका दिशा भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। जैसे हम एक ठो लिख रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कोई सदिश है और ये दिखा रहा है 2 मीटर ईस्ट में। कहाँ पे, 2 मीटर ईस्ट में। एक ठो और सदिश दिखा रहा है ऐसे पे ही 2 मीटर, लेकिन ये क्या दिखा दे रहा है, वेस्ट में। तो बताओ क्या ये समान सदिश होंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इनका परिमाण समान होना चाहिए, परिमाण भी समान है, दो मैग्नीट्यूड, मात्रक भी समान है, मीटर, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है क्या है, बदल रही है, तो ये आपस में समान सदिश नहीं है। ये इनको समान होने के लिए सब चीज़ें क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड का, सेम यूनिट का और सेम डायरेक्शन का होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम, समान वेक्टर कहते हैं। एक मिनट और, एक बात अगर हम और समझें, अगर हम इस वेक्टर के इस टेल को टेल से जोड़ें, अगर थीटा निकालें इनके बीच का, तो इसको उठा के लेके जाएंगे, पैरेलल शिफ्ट कर देंगे सीधे इसी पे। तो यानी ये हमारा क्या है, वेक्टर पहला वाला था और इसी पे हम इसको लेके जा रहे हैं, इसको उठा के लेके जाएंगे तो इसी पे रख देंगे, दोनों एक ही हो जाएंगे। तो इनके बीच का कोण क्या आएगा, 0 अंश। कितना आएगा, 0 अंश। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा समान सदिश होता है उसका परिमाण समान होता है, मात्रक समान होता है, डायरेक्शन भी समान होती है, और उनके बीच का कोण क्या होता है, 0 अंश होता है। इसको क्यों समझा रहे हैं अभी आप आगे समझेंगे। दूसरा क्या है, विपरीत या फिर ऋणात्मक सदिश। इसको कहते हैं निगेटिव वेक्टर, या फिर इसी को कहते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या कहते हैं, इसको अपोजिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है, अपोजिट वेक्टर। देखिए अपोजिट वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए यार, अपोजिट वेक्टर में
उसका समान परिमाण, मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए, यूनिट यानी मात्रक भी उसका समान होना चाहिए, दिशा उसकी क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। जैसे हम ये लिखें कि देखिए ये क्या है, ये मान लेते हैं क्या है, किस पे बैठे यार ये मान लेते हैं आपका एक वेक्टर ये दिया गया है, मान लेते हैं 2 मीटर का, ये दिया है ईस्ट में। एक तो और वेक्टर दिया है सेम मैग्नीट्यूड सेम यूनिट का, लेकिन वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में दे दिया है, ईस्ट में। तो अब देखें विपरीत, ऋणात्मक या फिर अपोजिट क्या होता है यार, समान परिमाण मैग्नीट्यूड 2 दिखा रहा है, मात्रक यानी यूनिट मीटर दिखा रहा है, दिशा विपरीत होना चाहिए। दिशा क्या है, एक ही दिशा पे, ईस्ट मतलब पूरब की दिशा में ये भी, पूरब की दिशा में ये भी, तो ये आपस में क्या है, विपरीत नहीं है। इसको विपरीत होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए। अब समझ में आया कि जस्ट उसका ईस्ट का उल्टा वेस्ट, यानी जो इधर हम देखते हैं ईस्ट का उल्टा, जो ईस्ट इधर होता है इसका उल्टा किधर होगा, वेस्ट इधर साइड। और इनके बीच का कोण देखो, इनके बीच का कोण देखें तो हमेशा कितना मिलेगा, 180 अंश। तो कहने का मतलब क्या है, इनके बीच का कोण कितना आएगा, 180 अंश, थीटा बराबर 180 अंश आएगा। जो समान होता है इक्वल वेक्टर का जो बीच का कोण 0 अंश होता है, जबकि विपरीत वेक्टर के बीच का कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। ये बात समझ पा रहे हैं। अरे ये भैया ये वेस्ट है ना, लिखने का तरीका है, लिखा अब हम लिखते हैं दाएं हाथ से ही, तो इधर ही लिखेंगे क्या, इधर भागेंगे क्या, ये इधर ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन लिखे हैं क्या, वेस्ट। इसको दिखाना होगा तो हम पलट देंगे, जैसे यहाँ पे किए हैं। ये है वेक्टर आपका पहला, ये है वेक्टर आपका दूसरा, ऐसे ही मान लेते हैं। और यहाँ पे है टेल से टेल क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो इसका टेल, इसको पलट के इसके टेल से टेल्स के साथ जोड़ेंगे तो 180 ना आएगा। ये बात समझ में आ गई। आगे क्या है, समांतर सदिश, इसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर। समांतर सदिश किसे कहते हैं यार, कि ऐसे सदिश जिनका दिशा क्या हो, समान हो, दिशा समान होना चाहिए, मात्रक समान होना चाहिए, और उनके बीच का कोण क्या हो, 0। एक मिनट इधर आओ, दिशा भी मात्रक भी समान होना चाहिए, मात्रक भी समान होना चाहिए, दिशा भी समान होना चाहिए, दिशा भी समान हो गया, मात्रक भी समान होना चाहिए, बीच का कोण 0 अंश, बीच का कोण कितना, 0 अंश। बशर्ते पैरेलल और समान सदिश में सिर्फ एक ही बात का अंतर है कि इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका बराबर होना चाहिए। जैसे एक ठो हम खींच दिए ये, और एक ठो हम खींच दिए ये है 5 मीटर और ये है 3 मीटर। बताओ क्या मैग्नीट्यूड बराबर है, नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 3 है, इसका परिमाण क्या है, 5 है। यूनिट समान है, दिशा भी समान है। ये भी मान लेते हैं ईस्ट साइड में गया है, ये भी किधर गया है, ईस्ट साइड में है। और इनके बीच का कोण, ये इस वेक्टर का टेल पकड़ो, इस वेक्टर का टेल पकड़ो, आपस में पैरेलल शिफ्टिंग कराना है। अब ये नहीं मनमानी से ले आके इसे घचाक से जोड़ दिए, घचाक से नहीं जोड़ना है। बात समझ पा रहे हैं। ये क्या है, इसको पैरेलल शिफ्टिंग ले जाएंगे, पैरेलल शिफ्टिंग कराएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, इसको रखेंगे तो इनके बीच का कोण क्या मिलेगा, 0 अंश मिलेगा। तो अंतर समांतर और समान में सिर्फ इसी बात का है कि इसका मैग्नीट्यूड का। अब एक बात और बोले, सभी समान सदिश समांतर सदिश कहे जाते हैं, जबकि सभी समांतर सदिश समान नहीं कहे जाएंगे। बात समझ पा रहे ना। ये पूरा इसमें आ सकता है, लेकिन ये पूरा इसमें नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये है। आगे क्या है, प्रति समांतर में क्या होना चाहिए, मात्रक समान होना चाहिए, और उनके बीच का क्या कोण क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। और क्या, मैग्नीट्यूड ना तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात कही गई है, तो इसका मैग्नीट्यूड समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, और दिशा, इसकी जो दिशा होती है क्या होती है, एंटी पैरेलल। इसकी दिशा हमेशा विपरीत रहती है। दिशा क्या होना चाहिए, विपरीत रहनी चाहिए। तो देखो एक वेक्टर ये है, इसके एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल चलेंगे तो एक ठे वेक्टर इधर ले लेंगे समांतर में, लेकिन इधर दिशा रहेगा, इधर। अब देखो इधर है ये, मैग्नीट्यूड को कोई बात नहीं कहा है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। इसका मान लेते हैं क्या है, इसका 3 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका मान लेते हैं क्या है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, जस्ट इसके उल्टा है। तो इनके बीच का कोण अगर देखें तो ये इसको ले आएंगे, पैरेलल शिफ्टिंग कराएंगे इधर, फिर टेल से टेल जोड़ना है, इधर कराएंगे। देखो इधर से ले आए, इधर टेल से टेल जोड़ना है ना, तो इधर लेके जाएंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ पे इनके बीच का कोण कितना होगा, 180 अंश। तो ये समझ में आ गया। प्रति समांतर और विपरीत या अपोजिट वेक्टर में सिर्फ एक ही बात का अंतर है, क्या जानते हैं, समान परिमाण होना चाहिए, लेकिन इसमें परिमाण समान नहीं होना चाहिए। इसका दिशा विपरीत, इसमें भी दिशा विपरीत, कोण 180 अंश, कोण 180 अंश। बस किसका है, मैग्नीट्यूड का। यूनिट भी सेम होना चाहिए, सेम यूनिट का है। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए,
मैग्नीट्यूड समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जस्ट इसका ये भी है। आगे इधर देखें, संरेख सदिश। संरेख सदिश क्या होता है यार, कि अगर एक ही पथ पे, ये मान लेते हैं कोई पथ है और इसी पथ पे क्या हो, वेक्टर पाए जाते हो और इसी पथ के अनुदिश वेक्टर कोई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संरेख सदिश कहते हैं। जैसे एक ठो वेक्टर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे नहीं खींच देना है, दूसरा इसी में हो ऐसे, और उसी की दिशा के अनुदिश हो ऐसे, तो ये मान लेते हैं वेक्टर ये है वेक्टर बी, ये मान लेते हैं वेक्टर सी, ऐसे ही करके। तो ये क्या होता है, जब एक ही पथ पे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संरेख सदिश कहते हैं। अगला क्या है यार, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश क्या होते हैं, कि वे सदिश जो एक ही तल में हो। जब एक ही तल में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ये समतलीय सदिश। जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड का तल है, तो बोर्ड का तल है, इस बोर्ड के तल में एक ठो वेक्टर यहाँ पे है, एक ठो वेक्टर मान लेते हैं यहाँ खींचे हैं, तो ये क्या है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। ये अच्छा किताब समझाते हैं, देखिए ये मान लेते हैं क्या है, एक तल है, ये किताब है, और ये क्या है, किताब का ये तल है, एस सी वर्मा है, नहीं परम श्री एस सी वर्मा है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, किताब का तल है। इसमें अगर हम इस कलम को पहला वेक्टर मान ले तो इसमें है, दूसरा वेक्टर मान ले तो ये ऐसे करेंगे तब भी, ऐसे करेंगे तब भी, ऐसे करेंगे तब भी, यानी दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कैसे भी कर लेते, कैसे भी कर लें, अगर ऐसे कर ले रहे हैं तो ये हमेशा एक ही तल में पाए जाएंगे, ऐसे पे एक तल हो गया, और इधर से कर ले रहे हैं, अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे कर देंगे, एक तल में पाए जाएंगे। अगर तीन वेक्टर की बात करें तो देखो, अगर तीन वेक्टर की बात करें तो तीन वेक्टर हमारा, ये तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर ये एक तल में है। लेकिन अगर यही तीन वेक्टर ऐसे हो जाएं, ऐसे ये, रुक जा ससुरा दे बकलोल, ऐसे मुझे, हाँ अब बताओ, अब इसको एक तल में रखेंगे क्या, इसे नहीं, ये एक तल में आएगा, ये एक तल में आएगा, ये एक तल में आएगा, लेकिन ऐसे में इसको एक तल में नहीं कर पाएंगे, अभी ऊपर और सब है। तो समझ पा रहे हैं, देखो दो वेक्टर तो हमेशा एक ही तल में होते हैं। समतली तो समझ में आ गया कि वे वेक्टर जो एक तल में होते हैं कौन कौन से होंगे, दो वेक्टर हमेशा एक तल में रहेंगे, तीन वेक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो दो वेक्टर, दो सदिश हमेशा समतली होते हैं, समतली हैं। अगर यही तीन सदिश की बात कही जाए तो तीन सदिश यानी थ्री सदिश समतली हो भी सकते हैं, समतली हो भी सकते हैं और नहीं भी। बात समझ में आ रही है, समतली क्या होता है। अब इसके बाद चलिए आगे समझते हैं। तो ये था समतली। अब इसके बाद समझते हैं क्या है एकांक सदिश क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्या है, अगला एकांक सदिश है। एकांक सदिश यानी इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये क्या होता है यार, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसको देखो, इसको लिखा भी अलग तरीके से जाता है, इसको ए और ऊपर टोपी पहना देते हैं, उसको कहते हैं कैप। तो इसे ए कैप से, मान लेते कोई वेक्टर है ए, उसको अगर यूनिट वेक्टर में लिखना होगा तो उसके ऊपर हम टोपी पहना देंगे, इसको बोलते हैं ए कैप से, ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। और ए कैप का मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि इसका परिमाण एक होना चाहिए, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आना चाहिए। इसका सूत्र भी होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे माड, वेक्टर ए का क्या माड है। तो ये क्या होता है, सूत्र होता है। यह किसी भी सदिश के दिशा को बताता है। क्या करता है, कोई भी सदिश होगा तो उसके डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड एक है, एक यूनिट है, तो हमेशा क्या दिखाएगा, वह उसके दिशा को बताएगा। तो यही बात है क्या एकांक सदिश में, एकांक सदिश मैग्नीट्यूड हमेशा एक होना चाहिए और वह क्या करता है, किसी भी सदिश राशि की दिशा बताता है। आगे क्या है, शून्य सदिश, इसको कहते हैं जीरो या फिर नल वेक्टर। ये क्या होता है यार, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, जीरो। अगर किसी भी राशि का मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है तो समझिए क्या है, हाँ, किसी भी सदिश का अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो वह कौन सा, शून्य सदिश है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। शून्य सदिश का मतलब क्या है, एक बिंदु, अरे कोई भी पैमाना नहीं है इसमें, शून्य है तो शून्य का कोई डायरेक्शन होगा क्या, पता नहीं, ये इधर चल जाए, इधर चल जाए, इधर का बता रहा है, इधर बता रहा है, तो शून्य सदिश का कोई डायरेक्शन नहीं होता। यह
किसी भी मतलब किसी भी सदिश का कोई भी दिशा क्या कर लेता है, ले सकता है। तो समझ में आ गया एकांक वेक्टर क्या होता है, और ये एकांक वेक्टर और शून्य सदिश यानी शून्य नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला जो वीडियो आएगा हम ये समझेंगे कि वेक्टरों का एडिशन कैसे किया जाता है, यानी सदिश का योग कैसे करते हैं। अभी हम आपको बताया ना कि जो हमारा अदिश राशियाँ होती हैं उनको हम साधारण रूप से बीजगणितीय मेथड से क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन इनको हम बीजगणितीय मेथड से नहीं जोड़ पाते। इनको जोड़ने का कुछ अलग तरीका होता है, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।